नमस्कार, मैं चंदन और इंडियन सिविल सर्वेंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीएससी सीएसई मेंस का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मेंस का जो सिलेबस है वो क्या है और समझने का कोशिश करेंगे कि उसको कैसे कवर कर सकते हैं, और यह भी समझने का कोशिश करेंगे कि कितने मार्क्स होते हैं और किस सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ते हैं और किस सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। और इसी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे जिसमें समझेंगे कि किस में हम लोग को फोकस ज़्यादा करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टोटल कितने पेपर होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। तो देखिए, हमारा जो जीएस का पेपर होता है वो टोटल 4 पेपर होता है और चारों पेपर जो होता है वो 250 नंबर के होते हैं। और जो चारों पेपर है उसका चारों मार्क्स आपका फाइनल जो लिस्ट आएगा उसमें ए मार्क्स ऐड होगा। अब अगर बात करें कि 4 के बाद और अदर्स पेपर क्या होता है, तो देखिए एक पेपर होता है निबंध का, वो भी 250 नंबर का होता है। और ये जो निबंध का पेपर होता है उसका भी मार्क्स आपका ऐड होता है सर्टिफिकेट में। अब अगर बात करें कि वैकल्पिक विषय क्या होता है, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है और उसमें कितने मार्क्स मिलते हैं हम लोग को, तो ऑप्शनल पेपर एक होता है बट उसमें डिवाइडेड पार्ट में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। और दोनों एक पेपर 250 नंबर का होता है, दोनों मिला के 500 नंबर हो गया मेरा। तो ये जो ऑप्शनल पेपर होता है उसका भी आपका सर्टिफिकेट में मार्क्स जोड़ता है। अब अगर बात करें नेक्स्ट पेपर का, तो देखिए नेक्स्ट पेपर हमारा हो गया एक इंग्लिश हो गया, जो कंपलसरी है, उसको आपको लेना ही पड़ेगा। और ये जो नंबर होता है इसका, ये 300 मार्क्स का कुल होता है। और अगर बात करें कि इसका मार्क्स क्या सर्टिफिकेट में ऐड होता है या नहीं होता, तो इसका मार्क्स हमारा सर्टिफिकेट में ऐड नहीं होता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आपको बस पास होना है किसी तरह से। और अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो इसमें 25% है। अब अगर बात करें कि नेक्स्ट पेपर हमारा क्या है 9 नंबर वाला, तो देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट पेपर होगा हिंदी, या तो फिर आप बोलें तो जो संविधान का 8वां सूची है उसमें से कोई एक भाषा आप ले सकते हैं अपने मन से। और इसमें भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सिर्फ 25% है। और ये जो पेपर होता है इसका मार्क्स 300 होते हैं कुल। अब अगर बात करें ये जो 8 और 9 नंबर का पेपर क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश पहला कंपलसरी, उसका मार्क्स ऐड होता है या नहीं, तो देखिए उसका मार्क्स हमारे मेन सर्टिफिकेट में ऐड नहीं होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। और जो हिंदी हो गया आपका, या फिर बोलें जो 8वीं अनुसूची वाला हो गया, तो उसका भी पेपर ऐड नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में क्या क्या है और क्या क्या सब्जेक्ट हमारे होते हैं। तो मतलब अगर हम अब पेपर 1 का बात करें तो देखिए इसमें निबंध होता है, और पेपर 1 का जो निबंध होता है वो कंपलसरी है, ये नहीं कि क्वालिफाइंग है। इसका मार्क्स आपका जो है सो मेन लिस्ट में ऐड होगा। अब देखिए सेकेंड पेपर का बात करते हैं हम लोग, पेपर 2 का। तो देखिए सेकेंड पेपर हमारा है सो जीएस पेपर 1 में इसका होता है। तो देखिए जीएस पेपर 1 में हमारा क्या क्या आता है, तो देखिए जीएस पेपर 1 का बात करें तो इसमें हमारा आ जाएगा भारतीय विरासत और संस्कृति, भारतीय विरासत और संस्कृति। उसके बाद आ जाएगा हमारा विश्व का इतिहास और भूगोल तथा समाज। अभी हम इसको आगे नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ टॉपिक देख रहे हैं कि हमारा मेन टॉपिक क्या है जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 में। अब अगर बात करें जीएस पेपर 2 का, तो देखिए जीएस पेपर 2 में है शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब देखिए अगर जीएस पेपर 3 का बात करें तो जीएस पेपर 3 में हमारा मेनली आता है साइंस और टेक। तो इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है,
फिर आर्थिक विकास है, फिर जैव विविधता है, फिर पर्यावरण है, सुरक्षा है, आपदा प्रबंधन है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोटेक है, फिर बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, इंटरनल सिक्योरिटी है। ये जीएस पेपर 4 का बात कर रहे हैं हम, और सॉरी जीएस पेपर 3 का बात कर रहे हैं हम। अब देखिए, अगर बात करें जीएस पेपर 4 का, तो इसमें देखिए जीएस पेपर 4 में हमारा आ जाएगा कि पहला हो जाएगा नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति। मतलब कि जीएस पेपर 4 जो है वो हमारा इथिक्स से रिलेटेड है और इथिक्स से ही कंबाइंड है। दो जीएस पेपर 4 हमारा इथिक्स से हो गया। उसके बाद बात करें कि अब ये जीएस पेपर 4 हमारा हो गया। अब तो पहले हम लोग पेपर 6, 7, 9 का तो डिस्कस कर ही लिए हैं, और ये जो जीएस पेपर 4 होता है वो चारों 250 का नंबर होता है, और ये चारों मिलाकर बात करें तो टोटल 1000 के होते हैं, मतलब चारों 1000 का होता है। अब अगर बात करें कि हमारा मतलब, अब चलिए हम लोग ये जो चारों पेपर है उसका थोड़ा डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं, इसका सिलेबस पूरा क्या है और कैसे है। तो देखिए, पहले हम लोग जीएस पेपर 1 का बात करते हैं, जिसमें है हमारा कि भारतीय विरासत, संस्कृति, भारतीय विश्व एवं भूगोल, भारत एवं विश्व का इतिहास और समाज। मतलब पहला टॉपिक देखिए, भारतीय विरासत और संस्कृति, मतलब हमारा जो इंडिया का धरोहर है और जो संस्कृति है, कल्चर है। और फिर भारत एवं विश्व का जो भूगोल है, मतलब इंडिया और जो वर्ल्ड का हिस्ट्री, सॉरी जियोग्राफी है, जियोग्राफी लेवल जो है। और फिर बात करें कि भारत एवं विश्व का जो इतिहास और समाज है, मतलब इंडिया और विश्व का जो हिस्ट्री है और जो समाज है, सोसाइटी है, उसका टॉपिक है जिस पेपर 1 का। अब चलिए हम लोग टॉपिक को थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, भारतीय संस्कृति में हमारा आ जाएगा कि भारतीय संस्कृति में हमारा आ जाएगा, पहला टॉपिक है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। मतलब कि भारतीय संस्कृति में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, भारतीय संस्कृति में हम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल करेंगे, या फिर बोले तो शामिल होंगे। मतलब प्राचीन जो भारतीय का संस्कृति था और जो आधुनिक का जो संस्कृति है भारत का, उसका जो काल है सो, और बोलें तो उसका कला का रूप था, और फिर बोलें तो साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू क्या थे, वही शामिल होगा भारतीय विरासत और संस्कृति में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि नेक्स्ट टॉपिक यही है, थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं। पहले 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण जो घटना है और जो बोले व्यक्तित्व है, उसका विषय है, वही होगा। फिर अब जैसे देखिए कि भारतीय विश्व का भूगोल में देखते हैं, तो थोड़ा देखिए इसमें कि जो स्वतंत्रता का संग्राम है, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति का योगदान। मतलब जो स्वतंत्रता भारत में जो इंडियन फ्रीडम का जो संग्राम हुआ था, उसके चरण में जो देश के विभिन्न भागों से इसमें किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया था, उन लोगों के महत्वपूर्ण नाम। फिर देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात अगर बात करें कि देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ था, मतलब फ्रीडम के बाद इंडिया के अंदर एकीकरण किस तरह से हुआ, इंडिया का एकीकरण किस तरह से हुआ। फिर नेक्स्ट में टॉपिक 5 में बात करते हैं कि विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति। अब विश्व का इतिहास का बात करें, इंडिया के इतिहास का बात नहीं करने। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी का जो घटना घटा था, उसके बाद जो बोले बाद की घटना, 18वीं सदी के बाद और उसके पहले की घटना। फिर बोलेंगे कि औद्योगिक क्रांति हुई जो इंग्लैंड से शुरू हुई थी। फिर बोलेंगे कि विश्व युद्ध, इंडिया का मतलब जो वर्ल्ड वार हुआ था। फिर बोलें राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, मतलब जो
बोलें कि सभी देशों का जो बॉर्डर है उसका पुनः से सीमांकन, फिर से मतलब सीमाकरण किया गया, वो टॉपिक। फिर बोलें कि उपनिवेशवाद, मतलब जो दूसरे देशों के चंगुल में रहता था, जैसे इंडिया इंग्लैंड का उपनिवेशवाद था, तो वही है उपनिवेशवाद का जो उपनिवेशवाद में जो टॉपिक आएगा उसको भी पढ़ना है। फिर बोलें कि उपनिवेशवाद की समाप्ति, अब बोलें कि उपनिवेशवाद की समाप्ति कैसे हुई, इसको पढ़ना है। फिर बोलें कि राजनीतिक दर्शन, फिलॉसफी और साम्यवाद। अब नेक्स्ट है कि पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव क्या पड़ा। अब देखिए नेक्स्ट है कि हमारा भारतीय समाज की मुख्य विशेषता और भारत की विविधता, मतलब भारत का समाज जो है उसका विशेषता क्या है, मतलब बोलें तो उसका मुख्य विशेषता क्या है और फिर उसका विविधता क्या है भारतीय समाज का। फिर बोलें कि महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, महिलाओं का जो भूमिका है देश में और उसका जो संगठन है। फिर बोलें जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, मतलब जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दे। फिर बोलें गरीबी और विकासात्मक विषय, गरीबी और विकास का जो विषय है वो। फिर शहरीकरण और उनकी समस्याएं और उनके रक्षा का उपाय। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा 8 नंबर का है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या पड़ा था, उसको भी आपको पढ़ना है इसमें GS 1 में। फिर बोले सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षवाद। तो हमारा नेक्स्ट 9 का जो टॉपिक है उसमें सामाजिक सशक्तिकरण हो गया, फिर संप्रदायवाद हो गया, फिर क्षेत्रवाद हो गया और धर्मनिरपेक्षवाद हो गया। फिर बोलें कि विश्व का भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता क्या थी, उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर बोलें कि विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जैसे कि दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, मतलब कि विश्व भर के जो मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है उसमें आपको दक्षिण एशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करना है, ये नहीं कि उसको भी छोड़ देना है। फिर बोलें कि ये हो गया। फिर दक्षिण एशिया का जो हो गया विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों। अब बोलें कि विश्व का, जैसे भारत को लेके करना है, उसमें बोलें तो विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं, उनको आपको भी पढ़ना है। फिर टॉपिक नंबर 12 में पढ़ें तो बोलें कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भौतिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं जैसे जल स्रोत और हमावरण सहित, ये पर्यावरण होगा, और वनस्पति एवं प्राणी जात से परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो ये हमारा GS पेपर 1 का हो गया। अब अगर बात करें कि GS पेपर 2 में क्या होगा, तो देखिए GS पेपर 2 में मेनली हमारा जो है वो पॉलिटी से, राज्य व्यवस्था से संबंधित होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक हो सकता है हमारा। तो देखिए इसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है हमारा कि क्या क्या हो सकता है। सो शासन व्यवस्था, मतलब इंडिया में जो शासन व्यवस्था है वो कैसा है। फिर बोले संविधान कैसा है। फिर बोले राज्य व्यवस्था कैसी है। फिर बोले तो सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मतलब इसमें आपको शासन का जो व्यवस्था है वो कैसा है वो पढ़ना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन और जो मतलब संविधान जो है उसको आपको पढ़ना है। फिर बोलें कि राज्य व्यवस्था जो है इंडिया का उसको पढ़ना है। फिर समाज का जो न्याय है सिस्टम उसको पढ़ना है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन। तो चलिए थोड़ा डिटेल में टॉपिक को भी देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा कि भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। मतलब पहला टॉपिक हमारा होगा कि भारत का जो संविधान है वो उसका ऐतिहासिक आधार क्या है, उसका विकास किस प्रकार हुआ और उसका विशेषता क्या है। फिर उसमें संशोधन कैसे हुआ, कितने हो रहे हैं, संशोधन क्यों हो रहे हैं, उसको मैं आपको पढ़ना है। फिर बोलें कि महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना क्या है, उसको आपको पढ़ना है। फिर सेकंड नंबर में बात करेंगे संविधान। तो देखिए संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, मतलब संघ और राज्य का जो कार्य क्या है, मतलब उसका वर्क क्या है, फिर उसका उत्तरदायित्व क्या है। फिर बोलें तो संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ,
मतलब संघ का जो ढांचा है उससे संबंधित क्या विषय है और उनमें क्या चुनौतियां हो सकती है। और फिर स्थानीय स्तर पर जो शक्तियों का और जो वित्त का हस्तांतरण मतलब वितरण है और उसके वितरण है और उसमें जो चुनौतियां क्या है उसको आपको पढ़ना है इसमें। अब देखिए थर्ड नंबर में कि विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। विभिन्न घटकों मतलब वही संघ और केंद्र के बीच, या बोलें तो स्टेट और केंद्र के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण एवं तथा उसका संस्थान। अब टॉपिक नंबर 4 को देखिए, भारतीय संविधान के योजनाओं की अन्य देशों के साथ तुलना। मतलब भारत का जो संविधान है और उनका जो योजना है उनको अन्य देशों के साथ किस प्रकार से तुलना किया जा सकता है वो भी पढ़ना है। फिर देखिए संसद और राज्य विधायिका की संरचना। संसद है और जो राज्य का विधायिका है उसका संरचना, उसका कार्य का संचालन, शक्तियाँ एवं उसका विशेष अधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय, उनके बारे में आपको इनमें डिटेल से पढ़ना है। फिर 6 नंबर पे देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार से हुई। फिर संगठन और कार्य किस प्रकार से करते हैं। फिर सरकार के मंत्रालय कौन कौन से हैं एवं उनके विभाग कौन कौन से हैं। फिर बोलें प्रभाग, फिर बोलें तो समूह और औपचारिक या तो फिर अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका क्या क्या हो सकती है उनको भी आपको पढ़ना है। अब बोलें कि नेक्स्ट टॉपिक की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हो सकती है उसको भी आपको इसमें पढ़ना है डिटेल से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां। मतलब संविधान का जो संवैधानिक पद है उनमें नियुक्तियां किस प्रकार से हो रही है और उन निकायों की शक्तियां क्या क्या है और उनका उत्तरदायित्व क्या है। पहले नियुक्ति देखना है, फिर उनका शक्ति देखना है, फिर उनका उत्तरदायित्व देखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। फिर 10 नंबर का हमारा टॉपिक है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनकी अभिकल्पना तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। मतलब सरकारी नीतियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास हो रहा है और उनमें हस्तक्षेप किस प्रकार से हो रहा है और उनमें जो कार्य करने के दौरान उत्पन्न कौन सा बोलें तो प्रॉब्लम हो रहा है उस विषय पर भी आपको इसमें पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है देखिए कि विकास का प्रक्रिया तथा विकास का उद्योग और गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकपारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, इसको आपको पढ़ना है। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट नंबर 12th नंबर, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के प्रति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं के कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। ये हो गया हमारा जीएस पेपर 2 का। अब जीएस पेपर 3 का बात हम लोग कर लेते हैं कि जीएस पेपर 3 में हम लोग जीएस पेपर 2 का हमारा कुछ और टॉपिक है। देखिए स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। फिर नेक्स्ट हमारा है गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय। फिर 15 नंबर देखिए शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष और ई गवर्नेंस अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं हो गया, फिर सीमाएं हो गया, फिर संभावनाएं होगी, फिर नागरिक का जो चार्टर है और जो पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय, उस पर आपको डिस्कस करना है मतलब पढ़ना है। फिर नेक्स्ट देखिए लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका, मतलब लोकतंत्र में सिविल सेवक की क्या भूमिका हो सकता है, क्या कार्य हो सकता है, क्या विशेषता हो सकता है, उसको पढ़ना है। अब देखिए भारत एवं विश्व के पड़ोसी देश के साथ संबंध, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन आपको इसमें पढ़ना है। फिर देखिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जो पक्षीय होता है द्विपक्षीय होता है उसको पढ़ना है। फिर देखिए क्षेत्र का जो क्षेत्रीय वैश्विक समूह होता है और फिर भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक, उसको पढ़ना है। फिर देखिए
भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव तथा प्रवासी भारतीय, इसको पढ़ना है। फिर देखिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच तथा उनकी संरचना एवं अधिदेश। अब देखिए हम लोग जिस पेपर 3 पे आते हैं, तो देखिए ये टॉपिक हमारा मेनली जो है सो साइंस और टेक से जुड़ जाता है। तो देखिए पहला टॉपिक है कि देखिए प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा। अब देखिए इसको भी डिस्कस करते हैं पेपर नंबर टॉपिक नंबर 1 से। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। फिर नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा कि क्या होगा कि समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। फिर देखिए थर्ड में है कि सरकारी बजट, मतलब वही कि अर्थव्यवस्था या फिर बोलें तो मतलब शासन व्यवस्था से संबंधित है ये GS 3 भी। फिर देखिए मुख्य फसलें, जैसे देश का विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न क्या है, फिर सिंचाई का विभिन्न प्रकार का उसका प्रणाली क्या है, फिर उसका कृषि उत्पादन का जो भंडारण है वो क्या है, उसका परिवहन क्या है, फिर विपणन क्या है, संबंधित विषय और बाधाएं, फिर किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी की व्यवस्था क्या है। फिर देखिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि किसान को सहायता दी जाती है उसको पढ़ना है। फिर आपको MSP पढ़ना है और उससे संबंधित विषय भी आपको पढ़ना है। फिर देखिए जन वितरण प्रणाली, उसको भी पढ़ना है और उसका कार्य जो है उसको भी पढ़ना है। फिर सीमाएं, फिर सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र। अब देखिए 6 नंबर में कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्य क्षेत्र एवं महत्व स्थान, ऊपरी एवं नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि भारत में भूमि सुधार, 7 नंबर का टॉपिक था। भूमि सुधार मतलब वही जो किसानों के समय से और अभी के समय से भूमि का जो बंटवारा हुआ है जमींदारों के बीच और भूमिहीनों के बीच, उसी को आपको पढ़ना है भूमि सुधार में। फिर उदारीकरण पढ़ना है 8 नंबर, और अर्थव्यवस्था का प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव क्या पड़ा उसको पढ़ना है। फिर देखिए 9 नंबर का है बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। फिर नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर निवेश मंडल। फिर 11 है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें साइंस और टेक जुड़ा है। विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। फिर देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धता क्या है। फिर उसका बोलें तो देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ और नई प्रौद्योगिकी का विकास क्या हो रहा है और कितना हो रहा है और आगे क्या होने की संभावनाएं हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है 13 नंबर का टॉपिक सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषय के संबंध में जागरूकता, इसको आपको पढ़ना है। फिर देखिए संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण और पर्यावरण प्रभाव का आकलन, मतलब किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं, उसको क्षरण को रोक सकते हैं, पर्यावरण का प्रभाव जो किस प्रकार उसको कम कर सकते हैं, उसको आकलन क्या कर सकते हैं वही। फिर आपदा और प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर 16 नंबर है विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, उग्रवाद का विकास कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या भी उसका स्थिति है और क्या संभावनाएं हो सकता है उसको पढ़ना है और उसका विकास कैसे हुआ। फिर है आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी का जो क्या क्या मुद्दा है उसमें क्या क्या चुनौती हो रहा है और बोले तो उनमें चुनौती करने वाला विरोधी तत्व का भूमिका क्या है, ये पढ़ना है आपको। अगर सिंपल में बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी और उनमें जो उग्रवाद का असर है उसको पढ़ना है। फिर संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती,
आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा और बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना। 18 नंबर था। फिर देखिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंक के बीच संबंध। मतलब सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है तो उसमें किस प्रकार की चुनौतियां आ रही है और किस प्रकार का चुनौतियां आने की संभावनाएं हो सकती है, उसका किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं हम लोग और संगठित कर सकते हैं। फिर ये अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध क्या है उसको पढ़ना है। फिर 20 नंबर है कि विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। अब देखिए हमारा जीएस पेपर 4 का बात करते हैं। इसमें मेनली इथिक्स आपका जुड़ता है, कवर होता है। तो देखिए बात करते हैं नीति शास्त्र तथा मानवीय शास्त्र संबंध। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक परिणाम। नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों तथा जीवन उनके उपदेशों से शिक्षा। मूल्य को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। अब सेकंड नंबर देखिए, अभिवृत्ति सारांश। संरचना, वृत्ति, विचार और आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध। नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। फिर देखिए थर्ड नंबर है, सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव और कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदन। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनको उपयोग और प्रयोग। फिर 5 नंबर देखिए, भारत तथा विश्व में नैतिक विचारों का दार्शनिक का जो भारत तथा विश्व के नैतिक विचार था और जो फिलॉसफी था उनका योगदान किया था। फिर 6 नंबर देखिए, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा तथा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं। सरकारी तथा नीति स्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं। फिर नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि विनिमय तथा अंतरात्मा। उत्तरदायी तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था। फिर 7 नंबर देखिए, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, मतलब वही जो हो गया सिविल सेवकों का, और फिर बोले तो गवर्नमेंट का। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा। शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार। सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता। फिर सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, नागरिक घोषणा पत्र। फिर देखिए, कार्य संस्कृति और सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता। लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। और 8 नंबर का टॉपिक है उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडी है ये। अब देखिए खत्म हो गया टॉपिक हमारा जीएस पेपर 4 को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लें। अब अगर बोलें कि थोड़ा और देखिए डिस्कस करते पहले कि क्या लिखा है यहाँ पे। मुख्य परीक्षा के कुल 1750 अंकों में से 1000 अंक सामान्य अध्ययन के होते, इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि कुछ अपवादों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के मामले में सफलता का निर्धारण सामान्य अध्ययन में उनकी पकड़ तथा निष्पादन के आधार पर तय होता है। हाँ, साथ में यह तो महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार ने सही वैकल्पिक विषय चुना था या नहीं, और निबंध तथा साक्षात्कार के लिए समुचित तैयार की थी या नहीं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका जीएस पेपर पर कमांड है, अच्छे से, बहुत अच्छे से कमांड है, तो आप यूपीएससी में टॉप कर सकते हैं। प्लस में इसका कहना ये भी है कि अगर उसने वैकल्पिक विषय का चुनाव सही से किया था, प्लस में उसका तैयारी सही से किया था भी या नहीं। और एक टॉपिक और है कि जो निबंध है और उसका जो निबंध तथा जो साक्षात्कार है, मतलब इंटरव्यू है, उसका तैयारी सही से किया था या नहीं। तो अगर आप
तो इसीलिए अगर जीएस पेपर में आपका कमांड अच्छे से हो जाएगा तो आप यूपीएससी में आसानी से टॉप कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर भी लिखा गया है। तो देखिए, सबका अपना अपना कमांड होता है। किसी का ऐसे में कमांड होता है, किसी का इंटरव्यू में कमांड होता है, किसी का तो और किसी में कमांड होता है। बट जीएस पेपर में हर किसी का लगभग कमांड होता ही है, जिसमें से भी हमने जो है सो क्या बोलते हैं, ऑप्शनल पेपर का मार्क्स इसमें नहीं जोड़ा है। एक भी मार्क्स नहीं जोड़ा, सिर्फ हमने जीएस पेपर का जोड़ा है, प्लस में जो इंटरव्यू का नंबर है वो जोड़ा है। और जीएस ऑप्शनल का हमारा 500 नंबर अभी साइड में ही पड़ा हुआ है। इसीलिए अगर आपका बोलें जीएस का जो कमांड है वो अच्छा है तो आप यूपीएससी में टॉप कर सकते हैं। तो आज हम लोग मेंस का सिलेबस डिस्कस कर लिए और प्री का सिलेबस हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए थे। चलिए अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग। जय हिंद।